हाँ जी, देखो, तो मैंने आपको बता दिया एएस क्या है, इंड एस क्या है और आईएफआरएस क्या है। ठीक है, अब अगर आप आईएफआरएस की ये सारी कहानी पढ़ोगे तो उसमें यही सारी कहानी बता रखी है कि आईएफआरएस कैसे बने। ठीक है, उसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी है कि आईएफआरएस के लिए पहले इंटरनेशनल बोर्ड कैसे बना, कौन बना, उसके सारी नाम वाम वो सारी कहानी बता रखी है। हमें वो सब इस पे कुछ याद नहीं करना है, लेकिन रीड जरूर कर लेना। रीड करके एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ में आएंगी कि हाँ एक्चुअली वही लिखा है या नहीं। ठीक है, तो एक बार इसको गो थ्रू करना है, इनको रटना नहीं है बेटा। ये सारे कमेटी के नाम और ये सब बकवास, ये सब हमें याद करने की जरूरत नहीं है, अनलेस आपकी टीचर कुछ इस तरह की कि कहीं से भी उठा करके फिलिंदा ब्लैंक्स दे दे या कहीं से भी उठा करके कुछ भी ट्रू आउट दे दे। तो भाई अगर ऐसे फिनी किया तो सॉरी, फिर आई कांट हेल्प इट। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे कभी नहीं आते 11th में। सिर्फ क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके फीचर्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है या मीनिंग क्या है, यही चीजें आती है। इसी तरह से आईएफआरएस का भी इसी तरह से आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मीनिंग क्या है। ये सारी कहानी जो आप देख रहे हो लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसेक कमिटी, ये सब वही कहानी है कि जो कमिटी बनी उन्होंने मिलकर के कैसे अकाउंट आईएफआरएस बनाए। ठीक है, इसको सिर्फ रीड करना है, इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो लिखा है ना SIC 1 SIC 2, ये सब अकाउंटिंग के जो नाम है, जो स्टैंडर्ड्स है उनके नाम दिए हुए हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम होते थे AS1 AS2 AS3, अगेन ये सब डिटेल में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आइडिया दे दिया आपको। ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं जरा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अजम्पशन। देखो भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की 3 अजम्पशंस होती है, पढ़ी हुई है आपने, वो जो हमने गैप में पढ़ी थी, वो कौन सी 3 अजम्पशंस थी जरा बताना, कौन सी assumptions थी, कौन बताएगा, एनीवन? हाँ ईशा बताओ बेटा। Going concern assumption, वेरी गुड, देख बेटा, consistency धीरे 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 assumption, धीरे। गोइंग कंसर्न यहाँ पे टिक हो गई, दूसरी कंसिस्टेंसी अजम्पशन, consistency, कंसिस्टेंसी अजम्पशन यहाँ पे नहीं है, accrual. और अक्रूवल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 4 अजम्पशंस हैं, जिसमें से 2 तो सेम ही है बेटा, बाकी 2 क्या है, बाकी कह रहा है मेजरिंग यूनिट अजम्पशन। क्या बोला है देखो जरा ध्यान से पढ़ते हैं एक बार, मैं मोटा मोटा कोशिश कर रहा हूँ बताने की, अगेन अगर समझ आए तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं भी आएगा तो चलेगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है जो अभी आपके लेवल पे नहीं है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर हम बता रहे हैं, अदरवाइज डिटेल में जाकर तो ये सीए या उस लेवल पे जाकर ही समझ में आता है। तो क्या लिखा है, मेजरिंग यूनिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल इज द करंट परचेजिंग पावर। ठीक है, इट मींस एसेट शुड बी रिफ्लेक्टेड एट करंट या फेयर वैल्यू। तो मेन इस सारी अगर लैंग्वेज को छोड़ दूं तो सिंपल मेन क्या है कि हमें किस पे दिखाना है अपने एसेट्स को और लाइबिलिटीज को, फेयर वैल्यू पे, इसको बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। क्लियर, यानी आज की डेट पे अगर हम उनको सेटल करें, एसेट्स को बेचें और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करें, तो क्या प्राइस एसेट से मिलेगा और लाइबिलिटीज को पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका जो फेयर वैल्यू पे कहता है रिकॉग्नाइज करने के लिए। और दूसरा क्या है, कांस्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशन। कांस्टेंट परचेजिंग पावर मींस वैल्यू ऑफ कैपिटल बी एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। कह रहा है इन्फ्लेशन के फैक्टर को भी तो माइंड में रखना चाहिए। क्या हम रखते हैं? हमने कभी आज तक इन्फ्लेशन की बात करी है अपने अकाउंटिंग में? नहीं करी। आईएफआरएस करता है। आईएफआरएस कहता है कि भैया आज की डेट पे अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया है, जस्ट एज एन एग्जांपल, ओनर ने 1 लाख रुपया कैपिटल लगाया है, अगर उसमें कोई भी कैपिटल नहीं निकाला या कोई कैपिटल और एक्स्ट्रा नहीं लगाया, 10 साल तक वो 1 लाख ही दिखेगा, क्या वो 1 लाख की वैल्यू 1 लाख ही है? अगर आप ध्यान से समझो इन्फ्लेशन के हिसाब से तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए। भाई जो 1 रुपए की वैल्यू आपकी 10 साल 20 साल पहले थी, क्या आज भी वही है? बिल्कुल नहीं। समझ आ रही है मेरी बात? तो कहीं ना कहीं इस इन्फ्लेशन को और इस परचेजिंग पावर को माइंड में रखना चाहिए अकाउंटिंग में भी, वो हमारे यहाँ पे नहीं होता, आईएफआरएस में होता है। और कैसे होता है वो नहीं सिखा रहा मैं आपको, क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है उसको समझना। क्लियर, सिर्फ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पॉइंट मोटा मोटा इतना चीज समझने की जरूरत है, इतना काफी। क्लियर, तो अजम्पशंस आ सकती हैं क्या है। इसके बाद हमारे यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स बनती है बेटा, कौन कौन सी स्टेटमेंट बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे यहाँ बनती है। पहली बनती है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरी बनती है बैलेंस शीट। जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से परफॉर्मेंस पता चलती है, और बैलेंस शीट से क्या पता चलती है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो देखो यहाँ भी वही है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर, और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसकी जगह क्या लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बात तो एक ही है यार, पता उससे वही चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक स्टेटमेंट कंपनी के केस में एक्स्ट्रा बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंडिया में ही बता रहा हूँ, इंडिया में 3 स्टेटमेंट बनती है टोटल फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हम 2 सीख रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हम कंपनी अकाउंट्स नहीं कर रहे हैं, हम तो 2 सीख रहे हैं, कौन सी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तीसरी एक और भी होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन वो कब किसके लिए मैंडेटरी होती है, कंपनी के लिए, तो वो हम कब सीखेंगे, 12th में, वो अभी हम नहीं सीख रहे। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ भी है, देखो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो।
उसके अलावा ये 3 स्टेटमेंट तो बनती बनती है, उसके अलावा यहाँ 2 स्टेटमेंट एक्स्ट्रा लिखी है बेटा। 2 स्टेटमेंट तो नहीं बोलूंगा, एक ही बोलूंगा, नोट्स इज ऑल्सो अ पार्ट, नोट्स तो हम बनाते हैं, तो नोट्स में हम बनाते हैं, तो एक चेंजेस इन इक्विटी की एक स्टेटमेंट और एक्स्ट्रा बनती है। इक्विटी का मतलब होता है जो ओनर ने पैसा लगाया, तो उसमें क्या चेंजेस आए, कितने पहले थे साल के शुरू में, कितने और पैसा लगाया, वो सारे एक स्टेटमेंट और बनती है। ठीक है, तो मोर और लेस यहाँ पे चीजें सेम ही है, बस एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस समझ लेते हैं, बस मोटा मोटा डिफरेंस में क्या है, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बता देता हूँ। जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, देखो क्या लिखा है, आईएफआरएस आर प्रिंसिपल बेस्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रूल बेस्ड। हमने पढ़ा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, मैंने आपको बोला बड़े सारे एएस आएंगे, बड़े सारे स्टैंडर्ड्स आएंगे। उनके अंदर क्या होगा, जैसे 30+ स्टैंडर्ड्स है ना, तो उनमें हालांकि फ्लेक्सिबिलिटी तो है, ऑप्शंस तो दिए गए हैं आपको, लेकिन बहुत कम है। जैसे मैंने आपको डेप्रिसिएशन में ऑप्शन बताया ना, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बहुत कम जगहों पे ऑप्शंस हैं टू चूज, फ्लेक्सिबिलिटी है पर बहुत कम है। तो काफी हद तक उसमें एक रूल बता दिया गया है कि आपको इस ट्रांजेक्शन में इसी तरह से फॉलो करना, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है पर बहुत कम। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में बने हुए हैं, यानी एएस की बात हम कर रहे हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, उनमें ज्यादा वो नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, सीधा एक रूल बता दिया गया जो फॉलो करें। जो आईएफआरएस है वो प्रिंसिपल बेस्ड है, वो क्या कहते हैं, हमने प्रिंसिपल बता दिया, आप अपनी सिचुएशन पे देखो इस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल बेस्ड है, वो कहते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपको ये करना चाहिए, इस तरह की सिचुएशन होगी तो ये करना चाहिए। तो वो कहते हैं आप अपने हिसाब से देखो कि आपके ऊपर क्या सिचुएशन अप्लाई करती है, वहां कोई स्ट्रिक्ट या स्ट्रिंजेंट रूल नहीं है, वो फ्लेक्सिबल ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं आईएफआरएस प्रिंसिपल बेस्ड है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल बेस्ड है। आईएफआरएस में फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, जो मार्केट वैल्यू पे हम बात कर रहे थे ना अभी, फेयर मार्केट वैल्यू पे आपको चीजों को करना है, एसेट्स को और लाइबिलिटीज को वैल्यू करना है। इंडिया में ऐसा नहीं जो होता है, इंडिया में तो क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले। ठीक है, मेन यही 2 डिफरेंस है। इंडीएस का आप पढ़ोगे बेटा, इंडीएस में वही कहानी है जो मैंने बताया था कि हम एएस से आईएफआरएस की तरफ आ रहे हैं, कुछ चीजें हमने अडॉप्ट करी है, कुछ नहीं करी है, तो वो जो नए स्टैंडर्ड्स बने हैं वो कहलाते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सब पे अभी ये मैंडेटरी नहीं है, धीरे धीरे करके कंपनीज पे मैंडेटरी हो रहे हैं, तो पहले बड़ी कंपनीज को उठाया गया है। तो आप अगर यहाँ देखोगे किन के ऊपर मैंडेटरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज हैं, जो 250 करोड़ से ज्यादा की जिनकी नेटवर्थ है, यानी बड़ी कंपनीज है, आप देख रहे हो। ठीक है, और इन लोगों की सब्सिडरी कंपनीज, यानी इन्हीं की जो फर्दर कंपनीज है जो जिनकी होल्डिंग इन्होंने अपने पास रखी है। ठीक है, तो यानी बड़ी कंपनीज की बात है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडेस प्रिंसिपल बेस हो गए बेटा। अब मैंने आपको बोला ना आईएफआरएस की तरफ चलने की कोशिश हो रही है, तो एएस तो रूल बेस्ड थे, अब इंडेस कैसे हो गए, प्रिंसिपल बेस्ड हो गए। वहां पे अब रूल जो रखे गए हैं वही जैसे आईएफआरएस में रखे गए उसी से मिलते जुलते रखे गए हैं। ठीक है, और इंडेस में फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लिया गया है। तो जो मेजर 2 डिफरेंस थे, एएस में और आईएफआरएस में, अब वो इंडेस में डिफरेंस नहीं रहा। ठीक है, क्लियर हो गया। इंडेस और आईएफआरएस की बात करें तो उसमें ये दोनों डिफरेंस खत्म हो गए। हाँ, ये नहीं है फिर भी कि इनमें डिफरेंस नहीं, डिफरेंस है, फिर इतने मेजर डिफरेंस नहीं, जो मेजर दो डिफरेंस थे वो यहाँ खत्म हो गए। क्लियर है गाइस। इसमें अजम्पशंस 2 ही हैं, गोइंग कंसर्न और अक्रूवल। तीसरी अजम्पशन जो कंसिस्टेंसी की थी वो हटा दी गई है, 2 ही अजम्पशंस रखी हुई हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नाम उसका ये दिया गया है जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और नोट्स, ये सारी चीजें सेम है, और एक एक्स्ट्रा आ गई इंडियस के अंदर जो आईएफआरएस से इन्होंने लिए, कौन सी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्लियर है गाइस, समझ आया। तो आप लॉजिक अगर समझ गए हो, कहानी समझ गए हो, तो आप इसको एक बार रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज है। फिर से बता रहा हूं, इन तीनों चीजों में ये जो टॉपिक्स हमने पढ़े, एएस, इंडेस और आईएफआरएस, इसमें आपको ये कैसे कैसे बने, ये कौन कौन सी कमिटियां बना रही हैं, ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। मेन क्या याद करने की जरूरत है इन तीनों चीजों में, कि इनका मीनिंग क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। मेन ये चीजें याद रखो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ओवरव्यू ही आपके कोर्स में है, आपके कोर्स में डिटेल डिस्कशन नहीं है। क्लियर है गाइस। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको रीड करेंगे। आज का आपका काम ये है, एक तो क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको वहां बताया था, बीच में आया था ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बीच में एक क्वेश्चन आया था, इलस्ट्रेशन सी आई थी जो, तो एक तो वो आपको करनी है। वो आपका मैं दिखा भी देता हूँ एक बार, जब हमने एएस खत्म किया था तो उसके बाद आया था ना, ये वाला क्वेश्चन था, देखो ये इलस्ट्रेशन थी।
ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है ना जो लिमिटेशंस के बाद, तो एक तो आपने ये करनी है बेटा, ये उसी चीज पे बेस्ड है, प्रिंसिपल्स और अजम्पशंस के ऊपर कि कौन सा प्रिंसिपल या अजम्पशन है बताओ। और दूसरा आपको इसको पूरा रीड करना है बेटा, कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछनी है। विद दिस चैप्टर नंबर 3 इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर 4 और 5 खत्म करेंगे जल्दी से, ताकि हमारा ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है निपट जाए। क्लियर? हाँ 5 अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो चुका है, वो सॉरी अकाउंटिंग क्वेश्चन हो चुका है। जो आपका एक और बचा हुआ है वाउचर वाला, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा वाला चैप्टर नंबर है। जो भी आपके 2 चैप्टर बचे हैं, एक आपका बचा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक आपका वाउचर वाला बचा है, ये 2 खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे अपना प्रैक्टिकल पे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है गाइस? चलो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, प्लीज इसको रीड करके रखना, कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आज की आई नो क्लास लंबी हो गई, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग, थैंक यू गाइस, बाय बाय।